तो छात्रों, आज हम आप सब समक्ष किसी एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारा टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर का है। छात्रों, सेकंड सेमेस्टर का है, जो कि विषय हमारा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय है। इसके तहत जो हम आप सबको जानकारी देंगे, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी। जब हमारा देश छात्रों आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, उसमें किस किस क्षेत्र में या पूर्व जो शिक्षा की क्या संक्षिप्त जानकारी है, इसके पहले ब्रिटिशों ने किस तरीके से अपना जो आधिपत्य भारत या अपने देश में जमाया था, उन सब के बारे में आज हम ब्रीफली में आप सब समक्ष बताने का प्रयास करेंगे। छात्रों, तो इसमें देखते हैं, पहला जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व की जो है संक्षिप्त जानकारी। अगर हम इसके बारे में चर्चा आप लोग समझ करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम ये हमारा वैदिक पीरियड आता है। तो वैदिक जो युग में या जो प्राचीन युग में सर्वप्रथम जो युग का सूत्रपात किया गया था, उस युग को हम जो वैदिक युग के नाम से क्या जानते हैं। तो वैदिक युग में जो है गुरुकुलों के माध्यम से छात्रों या बालकों को जो है शिक्षा देने का कार्य किया जाता रहा है। या तो वैदिक युग विषय में बात करें, जैसे ऋषि या तो जो मुनि थे, छात्रों को जो है एकत्रित करके वो उनको ज्ञान देने का कार्य करते थे वैदिक में। सेम टू सेम अगर इसी के विषय में देखें तो वैदिक के बाद आता है बौद्ध आता है। जो बौद्ध जो धर्म के लोग, या तो जो बौद्ध काल जो हमारा प्रारंभ होता है, तो बौद्ध काल जैसा कि ये गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रारंभ जो है पीरियड माना जाता है बौद्ध। हाँ, तो ये जो है बौद्ध काल। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा देने का प्रारूप था, वो बौद्ध मठों के माध्यम से उनमें शिक्षा देने का कार्य जो है चलता था बौद्ध पीरियड में या बौद्ध काल में। और अब जस्ट इसी के बाद छात्रों बात करते हैं एक हमारा मुस्लिम जो है पीरियड, या जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं, या मुस्लिम युग के विषय में बात करें तो इस युग में जो शिक्षा, या तो जिसको कहते हैं एक मध्ययुगीन कहते हैं, मुस्लिम युगीन कह सकते हैं, या इसी को जो बात करें तो मध्ययुगीन के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसको फिलहाल यहाँ पर हम मुस्लिम युग के ही नाम से छात्रों जानते हैं। तो जैसा कि देखिए, जो हमारा ये मुस्लिम पीरियड है, तो मुस्लिम पीरियड के विषय में बात करें तो इसमें जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता था छात्रों, कहाँ किया जाता था? मकतबों में। तो मकतब जैसे ये विद्यालय या आधुनिक समय के बने हुए हैं, तो उस समय अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम पीरियड में जो शिक्षण के जो है संस्थान होते थे, तो वहाँ पर जो शिक्षा देने का कार्य कहाँ पर होता था छात्रों? मकतब में। मकतब जो है मुस्लिम युग का जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर सभी छात्रों को एक समान रूप से उसमें वहाँ पर धार्मिक जो है शिक्षा देने का कार्य किया जाता रहा था मकतब में। तो अब ये था जो है, मैं आप लोगों को कुछ संक्षिप्त जानकारी के बारे में बताया कि जो हमारा प्राचीन में जो वैदिक युग प्रारंभ था, फिर वैदिक युग के बाद फिर आता था जो है मुस्लिम युग, फिर उसके बाद जो मकतब। तो इन सभी सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद अब हमारी जो है आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ आता है। अब आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता से पूर्व देखें तो आधुनिक शिक्षा के विषय में बात करें, इस शिक्षा का जो है सूत्रपात सर्वप्रथम देखा जाए तो मिशनरियों के द्वारा माना जाता है। जो मिशनरी थे, जो विदेशी भारत में अपना मिशन का जो है संचालन करने के उद्देश्य से जो भारत में अपना वो आधिपत्य स्थापित करने के लिए आए थे, उसी का एक मिशनरी की संज्ञा देगा। जो मिशन स्थापित किए थे भारत में अपना आकर, तो वो जो है मिशनरी जो थे वो भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ के प्रणेता के रूप में वो माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो मिशनरी थे, इसका जो उद्देश्य था भारत में
कैथोलिक धर्म की छात्रों स्थापना करना था, या कैथोलिक शिक्षा या कैथोलिक धर्म की जो है स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था छात्रों। अगर इसके विषय में बात करें तो इसमें जो है एलन या डॉक्टर एलन की डिफिनेशन आती है। उन्होंने ये बताया है कि जो शिक्षण जो है संस्थाओं में मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क जो है स्थापित करने में या उन्हें अपने धार्मिक जो है विचारों से बांधने का उन्होंने कार्य किया है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि अपने धार्मिक जो है सिद्धांतों से जो है अवगत कराने का जो है वो उन्होंने जो अवगत कराने का जो है प्रयास किया है। अब इसी की बात देखें तो जो हमारा ये मुस्लिम या तो ये सब था। अब मैं आप लोगों को आधुनिक शिक्षा की जैसे सूत्रपात या जो मिशनरी थे उनका उद्देश्य क्या था, भारत में कैथोलिक धर्म की स्थापना करना था। और इसी के तहत जैसे कि एक है नूरुल्लाह एवं जो है इसके संदर्भ में देखें एक और आते हैं नायक आते हैं। नूरुल्लाह एवं जो नायक हैं इनका जो है कथन यह है कि जो है ये आधुनिक शिक्षा का जो सूत्रपात है वो ग्रांट के द्वारा ही माना जाता है। याद छात्रों, जो आधुनिक शिक्षा का जो आरंभ कैसे हुआ वो जो श्रेय किसको देते हैं, ग्रांट थे। तो ग्रांट के ही नाम से जो आधुनिक जो है शिक्षा का सूत्रपात छात्रों माना जाता है। अब इसके बाद देखें तो आधुनिक शिक्षा के सूत्रपात के विषय में देखा जाए तो 1765 ईस्वी में जो है कंपनी ने 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति जो है प्राथमिक शिक्षा देने तक ही जो है सीमित थी। और उसके बाद देखा जाए तो 1791 में, और इसी में देखें तो जो 1791 में छात्रों अगर देखा जाए या तो पहले हम 81 की विषय बात करते हैं। जो ये हमारा 1700 जो है 81 है, इसके अंतर्गत देखें तो इसमें जो कलकत्ता में मदरसों की स्थापना करने पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया गया है। अब देखें तो 1781 की बात छात्रों, तो फिर 1791 आता है छात्रों। तो ये जो एज है तो 1791 है। इस जो एज के तहत देखा जाए तो जो है ये बनारस में या जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य जो है किया गया था। कब किया गया छात्रों, ये 1791 में इसका जो है सूत्रपात किया गया था। अगर इसी के तहत देखा जाए तो इनका जो उद्देश्य था, इनका जो या 1791 एवं इसके विषय में बात करें कि जो 1700 जो हमारा 81 है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों या हिंदू व मुसलमान जो नवयुवकों और कानूनों और हिंदू जो नवयुवकों को जो है हिंदू कानूनों में विशेष रूप से योग्यता प्रदान करके कंपनी और शासन को अधिक जो पदों के लिए उनको जो है तैयार करना था। ये जो 1781 है, फिर जो है 1791 है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जैसे मुसलमान नवयुवकों और जो एक होते थे हिंदू जो नवयुवकों होते थे, उनको हिंदुओं में कानून बनाने के लिए विशेष अच्छी योग्यता प्रदान करके और कंपनी और शासन के अधिक पदों जो होते थे उनको अधिक पदों के लिए जो तैयार करना था। यही जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगर इसके बाद देखें तो आगे जो आता है इसमें जैसे उसी के तहत उस समय देखें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलजली द्वारा 1800 जो है उस समय लॉर्ड बेलजली द्वारा 1806 ईस्वी में कलकत्ता में 1806 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की छात्रों स्थापना किया गया था। किसके स्थापना किया गया छात्रों? फोर्ट विलियम
कॉलेज की जो है स्थापना करने का विषय में बल दिया गया था। जो ये किसके शासनकाल में छात्रों बनाया गया था? लॉर्ड जो वेलेस्ली थे, लॉर्ड जो है वेलेस्ली जो थे, उसी के समय में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज एक फेमस कॉलेज था ब्रिटिश युग का। इन्हीं के समय में जो है इस कॉलेज की स्थापना करने के विषय में विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। अब मैं आप लोगों को छात्रों, ये था जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारे शिक्षा की मैं जानकारी के संदर्भ में शॉर्ट में बताया, जो कि ये वैदिक पीरियड आता था पहले, फिर बौद्ध मठों में जो शिक्षा देने कार्य किया जाता रहा, फिर उसके बाद लास्ट में जो मुस्लिम यानी मकतबों में शिक्षा देने कार्य किया जाता था। और इसके बाद फिर हमारी जो आधुनिक जो शिक्षा का सूत्रपात होता है, मैं आपको किसके अनुसार बताया भी, नूरुल्लाह एवं जो नायक है उन्होंने बताया है कि जो आधुनिक जो है शिक्षा का जो है सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया? ग्रांट के द्वारा किया गया छात्रों। तो ये बताने की बात छात्रों आप सबको समझ हम और एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, जो इसमें आता है 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 का आज्ञा पत्र आता है छात्रों। अब 1813 का आज्ञा पत्र छात्रों किससे संबंधित है, आप लोग इसके बारे में जान लें, क्योंकि हम आप लोगों के समक्ष इतिहास के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो इतिहास है वो किस किस का गवाह था प्रारंभ में, उनके बारे में देखा जाए तो जो शिक्षा है कैसे थी। तो इसमें 1813 का जो आज्ञा पत्र है छात्रों, इस आज्ञा पत्र के बारे में बात करके इसका मुख्य शीर्षक जो था शिक्षा था। अगर इसके बारे में देखें, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को प्रत्येक 20 साल के बाद ब्रिटिश संसद में इनका प्रत्यावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य की इस आज्ञा पत्र को छात्रों की संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन वहाँ पर जो है इनका विरोध किया गया। फिर अंततः देखा जाए तो एक चार्ल्स ग्रांट थे, तो जो चार्ल्स ग्रांट को जो अंततः इसमें सफलता उनको हासिल हो गई। और जो इनका जो उद्देश्य था भारतीय शिक्षा की उत्तरदायित्व को सर्वोच्च बनाना था। इनका जो मुख्य शीर्षक जो है 1813 का जो आर्डर या आज्ञा पत्र है, उसमें भारतीय जो है शिक्षा के उत्तरदायित्व या भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को सुप्रीम बनाना था या सर्वोच्च बनाना ही इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। अब हम इसके बारे में बता दें कि जो 1813 का जो आर्डर है, इससे किस किस चीज़ का छात्र जन्म होता है, अब इसके बारे में बता देते हैं। जैसे इसमें देखिए किस किस चीज़ पर बल देने का कार्य 1813 की आज्ञा पत्र में किया। जैसे छात्रों साहित्य के पुनरुद्धार के लिए, और इसमें आता है साहित्य के पुनरुद्धार के लिए एवं उसकी पूर्ति के लिए, और जो है भारतीय विद्वानों को विकसित करने के लिए, या भारत में जो निवास करने वाले जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए एवं जो ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। तो कहने का मतलब साहित्य के पुनरुद्धार के लिए और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसी के तहत जो है भारत में निवास करने वाले जो ब्रिटिश लोग थे उन सब के लिए, और ज्ञान के प्रसार ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त जो है धनराशि देने का फैसला किया गया। लेकिन अगर इसके संदर्भ में देखें तो ये भी प्रायः विवादास्पद ही रही है। अगर 1813 का हम छात्रों आर्डर के विषय में देखें तो जो 1813 का ये आज्ञा पत्र से इसी से जो है प्राच्य पश्चात विवाद का भी छात्रों जन्म होता है। जो 1813 का ये हमारा आर्डर आता है, अगर 1813 के आर्डर में मैंने बताया इसमें मुख्य शीर्षक या जो मेन टाइटल होता है वो क्या था, भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व के लिए विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया।
और इसके बाद देखिए मैं आपको बता दिया कि अब 1813 के कि क्या मुख्य कारण थे। 1813 के किस मुख्य कारण इसमें देखा जाए तो इसके मुख्य कारण में देखें जो 1 लाख रुपए की जो धनराशि छात्रों वो किस प्रकार की हो, 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार हो, और इसमें साहित्य शब्द का छात्रों क्या आशय होना चाहिए और भारतीय विद्वानों का क्या इसमें आशय है, इन सब का जो है स्पष्टीकरण इसमें नहीं हो पाया। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो 1813 के आज्ञा पत्र के जो विवाद इसमें प्राय हो गए थे तो इसमें जो मुख्य विवाद था प्राच्य एवं जो पश्चात। अब छात्रों आप लोगों के दिमाग के जहन में बातें आती होगी कि प्राच्य एवं पश्चात विवाद सर क्या है। तो देखिए मैं आपको प्राच्य एवं पश्चात जो विवाद के भी बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ छात्रों। देखिए प्राच्य एवं पश्चात विवाद पहले जान लें आप लोग। तो प्राच्य एवं देखिए इसके बारे में देखें, इसको एक बोलते हैं एंजलिस्ट बोलते हैं और एक जो है वेस्टर्न बोलते हैं। अगर देखें तो प्राच्य का मतलब होता है प्राचीन, जो भारत में ऑलरेडी जो इंडिया या भारत में ऑलरेडी जो निवास करने वाले जो प्राचीन व्यक्ति थे उन्हीं को जो एक प्राच्य की संज्ञा दी गई छात्रों। और इसी के बाद देखें तो जो प्राच्य आता है, प्राच्य के बाद फिर आते हैं वेस्टर्न या जो पश्चात हमारे आते हैं। जो देखिए इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो पश्चात थे इसमें मुख्य रूप से जो विदेशी व्यक्तियों का जो भारत में आगमन हुआ था उनका रोल बिल्कुल महत्वपूर्ण होता था। या तो अगर ऐसे कहें कि प्राच्य का मतलब प्राचीन काल में जो निवास करने वाले जो व्यक्ति थे उनका स्थान आता है। फिर उसी के बाद एक आते हैं हमारे वेस्टर्न का मतलब पश्चात जो विदेशी भारत में आगमन उनका हुआ तो जो यहाँ पर निवास कर रहे थे उनके विषय में ये बातें कहा गया है। तो देखें प्राच्य एवं पश्चात जो विवाद के विषय में छात्रों बात करें तो इसमें जो है 1813 का जो आज्ञा पत्र है, 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43, 1813 के आज्ञा पत्र के आर्टिकल 43 के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो कंपनी के हाथ में छात्रों सौंप दिया गया था। भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया था। उसकी शिक्षा पर उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो प्राच्य एवं जो पश्चात शिक्षा पर या उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि देने का आदेश छात्रों किया गया था। लेकिन इसमें इस बात का छात्रों स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि हमको किस पर खर्च करना है। जो 1 लाख रुपए की धनराशि है हमको किस पर खर्च करना है, कि प्राच्य जो है शिक्षा पर खर्च करना है या फिर पश्चात जो है शिक्षा पर करना है। यही मुख्य जो है कहा जाए तो यही विवाद के प्रमुख कारण बने थे, यही इसके विवाद के मुख्य कारण थे। अगर इसके बारे में देखा जाए तो प्राच्य एवं जो पश्चात विवाद के मुख्य क्या कारण थे अब मैं आपको देखा जाए बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो है पहले बात इसकी अगर इसके हम कारण के बारे में देखें तो इसमें जो है 1 लाख रुपए की धनराशि जो है किस प्रकार हो, किस मद में हो, तो ये उसमें स्पष्टीकरण छात्रों नहीं था। तो इसमें 1 लाख रुपए की जो है धनराशि का इसमें स्पष्टीकरण छात्रों नहीं किया गया। फिर उसी के बाद नंबर जो दूसरा आता है भारतीय विद्वान का क्या आशय होता है, भारतीय विद्वानों का क्या आशय होता है। फिर छात्रों जो नंबर 3 आता है साहित्य शब्द का क्या आशय है। तो इन सभी जो है ऐसे जो मुद्दे थे 3 मुद्दे जो कि प्राच्य पश्चात विवाद को जो है जन्म देने का कार्य किया।
तो अगर इसके बारे में देखा जाए छात्रों, जो प्राच्य एवं जो पश्चात जो विवाद है, ये 1834 तक ये भी अस्तित्व में बनी रही। फिलहाल जैसे अगर देखें तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिक की सरकार आई, तब ये प्राच्य पश्चात विवाद का अंत नहीं कर पाई छात्रों। उसके बाद किया एक सरकार आती है, लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार आती है। तो अभी मैं आपको इसके आगे चैप्टर बताऊंगा। जब लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार आई, तो उन्हीं के समय में प्राच्य एवं पश्चात विवाद का जन्म हुआ था। अगर इसके बारे में देखें तो देखिए छात्रों, जो प्राच्य पश्चात विवाद है, एक को जो है अगर ज़्यादा अगर एक क्षेत्र में ज़्यादा अगर अधिक से अधिक खर्च किया जाए धन, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पक्ष होगा वो नाराज रहेगा। तो कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश जो गवर्नर थे या जो जनरल थे, उन्होंने क्या किया करते थे कि पश्चात पर अधिक से अधिक वो जो धन खर्च किया करते थे, जबकि यहाँ पर जो एक प्राच्य जो शिक्षा पर वो कम से कम धन वो खर्च करना चाहते थे छात्रों। तो यही मुख्य इशूज या मुद्दा बना रहा, जो कि प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा से प्राय ये संबंधित है छात्रों। आप देखें आर्ट जो है, मैं आर्टिकल जो है 43, अगर इसके बारे में देखें तो जो 1813 का ही हमारा आर्डर है, इस आर्डर या आज्ञा पत्र के धारा जो 43 के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसको सौंप दिया गया था? वो लोग कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया था। और जो है जिसके अंतर्गत उसकी शिक्षा पर और उसकी शिक्षा ने प्राच्य पश्चात शिक्षा पर प्रति वर्ष जो 1 लाख रुपए की छात्रों धनराशि को खर्च करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसमें इस बात का पुष्टिकरण नहीं किया गया छात्रों किस पर हम खर्च करें। तो यही मुख्य सूझ या मुद्दा या तो विवाद जो है प्राय इसमें जो जन्म लेता रहा छात्रों, तो यही जो है प्राच्य एवं पश्चात विवाद का मुख्य कारण बना रहा। इसमें जो मुख्य कारण क्या था छात्रों? 1 लाख रुपए की धनराशि था। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है कि भारतीय विद्वानों का क्या आशय है और साहित्य शब्द का क्या आशय है, इनको जो स्पष्ट नहीं किया गया कि जो 1 लाख रुपए की जो है धनराशि सरकार या ब्रिटिश गवर्नर जो जनरल थे उनके माध्यम से जो प्रोवाइड किया जा रहा था, किस क्षेत्र में किस जो है पक्ष को दिया जाए जिनका विकास का कार्य छात्रों अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन ये इसका जो है जिक्र स्पष्ट रूप से छात्रों नहीं किया गया था। अब देखें, आपको हम बता देते हैं, इन्हीं के तहत एक लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कहानी जाने कि जो लॉर्ड मैकाले के बारे में आप लोग सभी लोग खास छात्र जानते होंगे कि लॉर्ड मैकाले जो था वह अंग्रेजी जो है शिक्षा का एक प्रकांड विद्वान था और अपनी अंग्रेजी जो है शिक्षा का ही जो है प्रचार प्रसार वो भारत में ही छात्रों करना चाहता था। तो अब बात करते हैं लॉर्ड जो मैकाले का विवरण पत्र, लॉर्ड मैकाले का जो है विवरण पत्र। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है 10 जून 1834, जिसमें बात करते हैं कि क्या ब्रीफली में कैरेक्टर या इनकी कहानी आती है छात्रों। अब हम इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए 10 जून 1834, 10 जून 1834 को लॉर्ड जो है मैकाले भारत में एक कानूनी सलाहकार के सदस्य के रूप में भारत में इनका छात्र पदार्पण हुआ। किनका? लॉर्ड मैकाले का। जब भारत में इनका जो है पदार्पण हुआ तो उस समय डेट टाइम बात करें तो प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा का विवाद एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बना हुआ था छात्रों। तो उसका अंत जो है नज़र नहीं आ रहा था छात्रों। तो उसका जब अंत नहीं नजर आ रहा था तो उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार थी छात्रों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है लॉर्ड मैकाले को बुलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार थी, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो लॉर्ड जो मैकाले को छात्र बुलाया। बुलाने के बाद उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उससे यह अपेक्षा किया
कि आप 1,00,000 या 1800 उससे जो बंगाल के लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43 में उत्पन्न हुए विवाद का अस्थायी हल सुझाएं। साथ ही साथ इसमें भारतीय विद्वानों का क्या आशय है, साहित्य शब्द का क्या आशय है, इसका भी हमको आप स्पष्टीकरण जल्द से जल्द दें। तो ये था जो है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र था। मैं आपको प्रारंभ में बता दिया कि लॉर्ड मैकाले प्रखर बिल्कुल उच्च कोटि का ज्ञाता या प्रकांड विद्वान था, जो कि भारत में वो अपनी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के इरादे से भारत में इनको पदार्पण या भारत में इनको भेजा गया था। छात्रों, जब भारत में इन्होंने आए तो इसके बाद जो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र आता है 2 फरवरी, लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, तो इसके बाद जब ये स्पष्टीकरण के लिए जब सुझाव जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मांगा, तो लॉर्ड मैकाले ने अपने तार्किक अनुभवों के आधार पर उसमें 2 फरवरी 1835 को अपने जो है सुझाव को जो है अपने सुझावों को जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष अपने जो विवरण पत्र को इन्होंने छात्रों प्रस्तुत किया। तो अब देखें, तब इसमें बहुत सारी समस्याएं छात्र व्याप्त थी, तो इन्होंने बात किया जाए अंग्रेजी शिक्षा को ही मुख्य माध्यम बनाया था कि जो शिक्षा का कार्य दिया जाए वो अंग्रेजी को सब कुछ माना जाए। अब छात्रों, तो ये मैं आप लोगों को लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था छात्रों, इसके बारे में मैं आपको समझ बताया। अब जस्ट इसी के बाद मैंने बताया कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष इस जो है विवरण पत्र को दिखाया गया या इसको प्रकाशित कराने पर बल दिया गया। अब देखा जाए तो अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखें या तो जो है इसके बाद अगर देखें, तो अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में देखें तो जैसे ही जो है लॉर्ड मैकाले भारत में एक गवर्नर या कह सकते हैं कानूनी सलाहकार नियंबर के रूप में जब इनका जो है पदार्पण हुआ, तो इनके पदार्पण के बाद ही कुछ सप्ताह या 1-2 सप्ताह के बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने देश वापस लौट आए। तो इन्हीं को जो है जाने के बाद जो है अगले गवर्नर जनरल जो थे उनकी जो है देख रेख या जो है इनके बाद कहा जाए तो लॉर्ड मैकाले के बाद एक आते हैं लॉर्ड एलम्बरे कह सकते हैं, या उसके बाद एक आते हैं जो है और है तो इनके बाद देखा जाए तो ये जो है शिक्षा की उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रूप में बल देने का इन्होंने कार्य किया। अब देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहते थे छात्रों, जो लॉर्ड मैकाले थे भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहते थे जो कि जन्म से भारतीय हो, लेकिन उनका जो है रहन सहन का स्तर एक अंग्रेज जैसा हो। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो लॉर्ड जो है मैकाले जो है भारत की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज जो विरासत थी भारत की, उनको निम्न स्तर पर ठहराता था या निम्न स्तर पर ठहराया और उनको जो है नष्ट करने का भी या उनको जो नष्ट करने का भी प्रयास किया करता था। और वहीं स्थान पर देखें तो अपने जो है पश्चात साहित्य को ही उन्होंने जो बढ़ावा देने का कार्य किए, जैसे पश्चात साहित्य जैसे दर्शन हो गया उनका, और जो है जैसे अंग्रेजी साहित्य हो गया, इन सभी पर जो है विशेष रूप से लॉर्ड मैकाले जो थे बल देने का कार्य किए थे छात्रों। तो ये था जो है लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र के बारे में मैं आपके समक्ष इनके कथा या जो कहानी के बारे में बताया। अब इसी के बाद छात्रों जो लॉर्ड मैकाले थे, अब इनके जो विवरण पत्र या जो इनके अगर इवोल्यूशन या अगर हम इनके मूल्यांकन के विषय में बात करें तो इनके मूल्यांकन में अब देखें इसके गुण के विषय में बात करते हैं छात्रों, इनके क्या गुण थे। पहली बात इनके गुण के बारे में देखें, प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा
प्राच्य एवं पश्चात जो है शिक्षा के विवाद का, प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा के विवाद का चतुराईपूर्ण सुझाव। प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा के विवाद का छात्रों चतुराईपूर्ण सुझाव पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया छात्रों। जस्ट अगर इसी के बाद जो नंबर जो दूसरा जो अगर गुण के बारे में देखें, आइए मैं इसको ब्रीफली बता रहे हैं छात्रों, तो इसके बारे में फिर नंबर जो 2 पॉइंट आता है, पाश्चात्य साहित्य की वकालत आती है छात्रों। पाश्चात्य साहित्य की वकालत, पाश्चात्य साहित्य की वकालत पर इन्होंने बल देने का कार्य किया छात्रों। फिर इसी क्रम में जो नंबर 3 आता है, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। जो नंबर 3 आता है छात्रों, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया। फिर इसके बाद 4th पॉइंट आता है, धार्मिक शिक्षा पर रोक। जो 4था पॉइंट इसमें आता है छात्रों, धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा पर जो रोक था छात्रों, अब ये जो है 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इसके गुण के को इंगित करते हैं। अब हम बता रहे हैं छात्रों कि प्राच्य एवं पश्चात जो है शिक्षा के विचार का चतुराईपूर्ण ढंग से किस तरीके से इन्होंने जो है अपना सजेशन या सुझाव दिया था। अगर इसके बारे में देखें तो इनके गुण जो है, इन्होंने प्राच्य एवं पश्चात के विचार देखा जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने जो है पश्चात शिक्षा पर ही विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। और जो है इसी से जो है इन्होंने जो है कुछ ऐसे कार्य कर दिए कि जो प्राच्य एवं पश्चात जो प्राचीन काल के व्यक्ति भारत में निवास करते थे या भारतीय जो लोग थे, भारतीयों के दिल को जीत लिया। और जो पश्चात शिक्षा का जो कार्य था या तो पश्चातवादियों को इन्होंने दिल को जीत लिया। लेकिन जो है अंततः जब लास्ट में देखा जाए तो प्राच्य एवं पश्चात शिक्षा के विचार तो को चतुराईपूर्ण ऐसा इन्होंने जो है सजेशन जो है प्रस्तुत किया या इनका ऐसे जो है सजेशन दिया जिससे दोनों को मोहित करने का इन्होंने कार्य तो कर लिया चतुराई ढंग से अपने। लेकिन जो है तब भी जो प्राच्यवादी थे या भारत की जो जनता थी, इनसे तब भी वो नाराज थी। किनसे? जो लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले से तब भी जो है भारत की जनता या जो प्राच्यवादी थे इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे, इनसे नाराज थे। तो अगर इसके बारे में छात्रों देखा जाए, ये मुख्य सूझ या मुद्दा निकल कर आते हैं कि प्राच्य एवं पश्चात जो है शिक्षा के विचारों का जो है इन्होंने चतुराईपूर्ण ढंग से जो है सजेशन देने का कार्य किया। तो अगर इसके बाद देखें फिर नंबर जो 2 पॉइंट आता है छात्रों, इसमें पश्चात साहित्य की वकालत। अगर इसके बारे में देखें तो जो लॉर्ड मैकाले का जो है जो विवरण पत्र था, इस विवरण पत्र के माध्यम से वह पश्चात जो है साहित्य का वकालत भी करने का कार्य किया करता था। जैसे अगर बात करें हम पश्चात साहित्य में क्या क्या आती थी छात्रों, जैसे पश्चात साहित्य में देखा जाए छात्रों, इसमें अंग्रेजी साहित्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही साथ जो फिलॉसफी होती थी, जो दर्शन थे, तो उन पर जो है विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया करता था। किसने करता था? लॉर्ड मैकाले किया करता था। जो लॉर्ड मैकाले के विषय मैंने पूरी अभी गाथा आपको बता दिया छात्रों। तो पश्चात साहित्य की वकालत का इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया, जिससे कि हमारे अंग्रेजी साहित्य का बिल्कुल विकास हो सके, अंग्रेजी साहित्य का अच्छे ढंग से विकास साकार होने में सहयोग मिल सके। अगर देखा जाए तो जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने अपना
शिक्षा का मुख्य माध्यम छात्रों अंग्रेजी ही अपनाया था। चाहे यहाँ पर भारत में जो निवास करने वाले एक छोटी कास्ट या छोटे बच्चे थे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, या चाहे जो थे, उनको अंग्रेजी में जो है मुख्य शिक्षा का माध्यम बनाया कि जो छात्रों को पढ़ाया लिखाया जाए सिर्फ अंग्रेजी हो, इसके अलावा अन्य किसी विषयों का उसमें समावेश न मिले या अन्य किसी विषयों का उसमें समावेश पाठ्यक्रम में हमारे न दिखाई दे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैकाले का जो विवरण पत्र है, इस विवरण पत्र के अगर हम मूल्यांकन के बारे में या गुणों का अगर हम मूल्यांकन करें, इनके गुणों के मूल्यांकन में बातें उभर कर सामने आती है। इन्होंने पाश्चात्य साहित्य की वकालतनामा किया था कि पश्चात साहित्य पर ही इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया, जो नीतियाँ बनाने का कार्य करता था, खासकर जो है पश्चात साहित्य पर ही जो है इन्होंने बल देने का कार्य करता था। अब देखें छात्रों, पश्चात साहित्य की वकालत के बाद फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट या हेडिंग जो आती है, जो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के जो मूल्यांकन में नंबर 3 आता है, वो प्रगतिशील जो है शिक्षा की वकालत। अगर अब इसके बारे में देखें तो लॉर्ड मैकाले के जो विवरण पत्र है, इस विवरण पत्र के मूल्यांकन में जो गुण अत्यंत ही आवश्यक है, इन्होंने प्रगतिशील जो शिक्षा की वकालत पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था कि जो शिक्षा का माध्यम बनाया जाए या तो जो शिक्षा हमारे समय में चले वह बिल्कुल प्रगतिशील है, प्रोग्रेसनेस हो, बिल्कुल जब प्रगतिशील हो, तो इसी शिक्षा की भी इन्होंने जो है वकालत करने का कार्य किया, जिससे हमारे आने वाले जो है पीढ़ी हमारी अंग्रेजी के ज्ञान से रूबरू हो सके। जो बोलने कहने का कार्य है वो बिल्कुल इंग्लिश में हो, और हिंदी का वहाँ पर जो प्राच्यवादियों के लिए हिंदी जो है संस्कृत का वहाँ पर तो नाम ही निशान नहीं था। हिंदी क्या है, वहाँ पर कहने का मतलब जो कुछ बोला कहा जाए, मुख्य थीम या विषय क्या हो, अंग्रेजी हो। तो अब देखें छात्रों, यहाँ पर जो है जो लॉर्ड मैकाले जो का जो विवरण पत्र था, इस विवरण पत्र की जो नंबर 3 जो पॉइंट आती है कि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की वकालत जो है करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया करता था। आगे जो है छात्रों, जो लास्ट पॉइंट या 4th पॉइंट अगर हम इनके मेरिट के बारे में छात्रों देखें तो उनमें धार्मिक शिक्षा पर रोक आती है। छात्रों अगर देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले का जो नरेशन या जो है विवरण पत्र था, इस विवरण पत्र में जो धार्मिक जो है शिक्षा पर विशेष रूप से बल नहीं दिया गया, बल्कि जो है धार्मिक जो शिक्षा थी उस पर जो रोक लगाने का कार्य किया गया था। जो भारत में कोई व्यक्ति अपने धर्म जैसे उपनिषद हो गया आदि जो है इन सब का जो अध्ययन ताकि ये सब न कर सकें, इसीलिए कुछ जो है धार्मिक जो शिक्षा उनको न दी जाए, या उन्होंने जो है धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने का कार्य किया। अब देखिए कुछ ने ये कहा है, अगर लॉर्ड जो मैकाले उपनिषद, व्याकरण, संस्कृत या जो व्याकरण है इन सब का गहराई से अगर अध्ययन किया होता तो भारत के कुछ विषयों का, तब वो भारत की संस्कृति एवं उनकी विरासत को समझ सकता। लेकिन खैर जाहिर सी बात यह है कि जब एक ब्रिटिश या जो है लॉर्ड गवर्नर जनरल के रूप में जब लॉर्ड मैकाले को एक कानूनी सलाहकार के रूप में इनको ब्रिटिश या ब्रिटेन से इनको भेजा गया था, इंग्लैंड से, तो अपने प्रचार प्रसार के इरादे से जो है ये भारत में अपना पदार्पण किया और अपनी अंग्रेजी शिक्षा को ही जो है मुख्य माध्यम बनाते हुए और उस अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार छात्रों करना चाहता था। बार बार चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल देखें धार्मिक शिक्षा पर विषय में बात करें तो इन्होंने जो है धार्मिक शिक्षा पर जो है रोक लगाने का भी छात्रों कार्य किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। छात्रों तो लॉर्ड मैकाले एक ऐसा गवर्नर जनरल या ऐसा कानूनी सलाहकार के रूप में आया जो कि वह अपनी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो सभी ने जितने ही जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से आए,
सभी ने ही अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के इरादे से भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किए। लेकिन अगर बात की जाए एक लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार जो है 1834 या इनके बाद 1836 में, या जब लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने देश वापस चले गए, तो इन्हीं के बाद जो लॉर्ड ऑकलैंड की जो सरकार आई, तो इन्होंने जो है इस प्राच्य पश्चात विवाद के जन्म को समा दिया, जो प्राच्य पश्चात का विवाद को बिल्कुल खात्मा कर दिया। तो जब दोनों पर जो है बराबर बराबर रूप से जो है धनराशि खर्च करने का आदेश किया, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है प्राच्य पश्चात का जो विवाद था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो ख़त्म हो गया। तो आप देखिए छात्रों, तो मैं आपको इनके गुण के बारे में बताया छात्रों। अब इनके गुण के बाद फिर इनके जो है दोष आते हैं, क्या क्या इनमें दोष पाए गए, या जो लॉर्ड मैकाले के जो विवरण पत्र छात्रों, इसमें किस किस चीज़ के जो है दोष पाए गए। देखिए जैसे जो है छात्रों इनमें दोष है शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना निराधार है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना निराधार है। फिर उसके बाद धारा जो है 43, धारा 43 जो है त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं, या तो फिर इसके बाद जो है नई, हाँ इसके बाद देखा जाए भारतीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो गया छात्रों। फिर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के बाद अब साहित्य का अपमान, या साहित्य का कह सकते हैं क्या होगा छात्रों, अपमान हो गया, साहित्य का अपमान। अब इसी की बात देखें तो 3 की बात जो है, और इसमें धारा 43, धारा जो है 43 था, इसमें त्रुटिपूर्ण था छात्रों। धारा जो है 43 क्या था छात्रों, इसमें त्रुटिपूर्ण। अभी हम इसको विस्तार से बता रहे हैं छात्रों। धारा 43 में त्रुटिपूर्ण, और उसके बाद जो है नए वर्गों का उदय, नए वर्गों का, नए वर्गों का उदय। अब नए वर्गों के उदय के बाद जो आगे हमारा टॉपिक आता है, फिर नए वर्गों के उदय के बाद उच्च शिक्षा में भेदभाव आता है छात्रों, उच्च शिक्षा में भेदभाव। अब इसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं बारीकी से। तो देखिए, तो पहली बात जो इनके डीमेरिट, या जो लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र का जो प्रकाशन किया गया, उनके भी बहुत दोष थे, जो कि अब इसके बारे में जान लीजिए कि शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी बनाना निराधार था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जो शिक्षा का अगर मुख्य माध्यम अगर अंग्रेजी ही बनाया जाए, तो जो हमारे प्राच्यवादी जो पहले से निवास कर रहे थे भारतीय मूल के, या जो प्राचीन काल के व्यक्ति थे, क्या सभी जो अंग्रेजी से वाकिफ थे? ऐसी भी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका जो है शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी बनाना बिना किसी आधार का था। कहने का मतलब यह है कि पहले आप भारतीय मूल के भी निवासियों को भली भांति जान लेते, उनसे परिचित हो जाते, तब आपने जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया होता तो ठीक होता। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए ये कहा गया है कि लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र का प्रमुख दोष यह है, इसमें शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी बनाया गया, तो अंग्रेजी बनाना भी एक निराधार है। आप देखें, अब उसके बाद आगे जो हमारा आता है, जो नंबर 2 पॉइंट है, इसमें भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। अगर इसमें देखा जाए छात्रों, जो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, इस विवरण पत्र का प्रमुख जो दोष है, इसका दोष यह है, इसमें भारतीय जो भाषाओं की प्राय उपेक्षा किया गया। जैसे अगर भारतीय भाषाओं की इसमें बात करें, जैसे इसमें संस्कृत हो गया, या इसके बाद हिंदी हो गया,
और इसके अलावा जैसे कुछ विषय हैं, कताई हो गया, बुनाई हो गया, इन सभी विषयों की प्रायः जो है लॉर्ड जो है मैकाले ने इसकी उपेक्षा किया था। लॉर्ड मैकाले ने इसकी उपेक्षा किया। तो इसीलिए ये जो भारतीय भाषा इसीलिए है कि इसके प्रमुख दोष के अंतर्गत ये सारी पॉइंट आती हैं। फिर जो है नंबर 3 जो आता है वो साहित्य का अपमान। अगर इसके बारे में देखें तो जो लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र का जो तीसरा प्रमुख दोष है कि वह साहित्य का अपमान, जो भारतीय साहित्य है उसका इससे जो है अपमान हो गया। इसको जो पढ़ाई लिखाने का कोई इसमें कार्य नहीं रह गया। जो पढ़ाने का मुख्य माध्यम था अंग्रेजी था और इन्होंने जो पश्चात साहित्य किताबों को अवेलेबल किया और उसी शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे देश की जो है भारतीय साहित्य है उसका अपमान तो ही हो गया। तो कहने का मतलब जो लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र है, इस जो विवरण पत्र का प्रमुख दोष ये था कि इसके माध्यम से जो है भारतीय साहित्य का अपमान हो गया। अब देखिए छात्रों, आगे जो आता है धारा 43 त्रुटिपूर्ण। अगर देखा जाए तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र के अनुसार धारा जो है 43 का मुख्य मुद्दा भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से कंपनी के हाथ में था। ये तो मालूम बात वही है। लेकिन अगर इसके तहत देखा जाए तो जो धारा जो 43 में प्राच्य एवं पश्चात जो है शिक्षा संबंधी विवाद के विषय में मुख्य बातें कहा गया है। तो कहने का मतलब अगर देखें तो इसमें जो लॉर्ड मैकाले की जो है विवरण पत्र था, इस जो है विवरण पत्र में जो धारा 43 एक त्रुटिपूर्ण था, इसमें ये सही नहीं था। कहने का मतलब इसमें केवल पश्चात साहित्य को ही जो है बढ़ावा देने का कार्य किया, जबकि हमारी जो है ये प्राच्य साहित्य की यहाँ पर अवहेलना किया गया या इसमें जो है अगर देखा जाए अपमान किया गया प्राच्य साहित्य का। आप देखें तो धारा जो है 43 त्रुटिपूर्ण, तो धारा जो 43 में मैंने आपको बताया कि जो आर्डर था ये 1813 का मैंने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बताया था मैंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को प्रत्येक 20 साल के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पुनः इसका प्रत्यावर्तन या पुनः इसमें बदलाव लाने का कार्य किया जाता था। इस उद्देश्य की इस आज्ञा पत्र को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। अंततः जो चार्ल्स ग्रांट थे उनको सफलता मिल गई, हाथ लग गई। तो यहाँ पर देखें तो धारा जो 43 के विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो धारा 43 जो है प्रायः त्रुटिपूर्ण थी, वह गलत थी। इसमें सही शब्दों का इसमें समायोजन नहीं किया गया था, यही इसके प्रमुख दोष थे। अब इसके बाद देखें छात्रों, अब जो नए वर्गों का उदय, अब देखा जाए तो जो लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र का प्रमुख दोष यह है कि इसके माध्यम से नए वर्गों का प्रायः उदय हो गया छात्रों। तो नए वर्गों के उदय के विषय में बात करें, जैसे कुछ पादरी वर्ग थे, कुछ चर्च लोग थे, उनका भी जो है उदय भारत में हो गया। जब लॉर्ड मैकाले भी जब एक कानूनी सलाहकारी के रूप में जब भारत में इनका पदार्पण हुआ, तो जब वो आए तो उसी समय से ही जो है एक नए वर्गों का भी उदय यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अगर देखा जाए तो ये लॉर्ड मैकाले की जो विवरण पत्र था, इस विवरण पत्र के प्रमुख दोष के रूप में ये सारी बातें आती हैं कि इसके माध्यम से नए वर्गों का प्रायः उदय हुआ था। आगे जो आता है छात्रों, उच्च शिक्षा में भेदभाव। अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा के विषय में जो हायर एजुकेशन की शिक्षा दी जाने का कहता था, उसमें यही बातें कहा गया उच्च वर्गों को ही उच्च शिक्षा देने का कार्य किया जाए, जबकि जो है निम्न वर्गों को उच्च शिक्षा देने के विषय में बातें नहीं कहा गया। तो जाहिर सी बात ही बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का प्रमुख दोष यह है कि इसके क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
प्रायः भेदभाव का गुण भी प्रायः विद्यमान जो रहता था। अब मैं आप लोगों को जो है लॉर्ड मैकाले की विवरण पत्र के क्या इनके गुण थे, क्या दोष थे, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया है, चर्चा किया छात्रों। तो फिलहाल अब मैं छात्रों आप लोगों को इसी के तहत एक और बता रहे हैं। लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत आता है, जो कि छात्रों निस्यंदन का सिद्धांत है। अभी आप लोग छात्रों बिल्कुल जानते रहिए, ये अक्सर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा ही आता रहता है इससे। आप देखें छात्रों, जो लॉर्ड जो है मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत है, इसी को हम छात्रों अधोमुखी सिद्धांत के नाम से भी छात्रों इनको हम जानते हैं। लॉर्ड मैकाले की जो है या तो जो निस्यंदन सिद्धांत है, इसी को अधोमुखी सिद्धांत या इसी को जो है छनाई के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर देखें तो लॉर्ड मैकाले के बारे में देखें तो लॉर्ड मैकाले के विषय में देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, एक व्यापारिक एवं व्यवसायिक छात्रों कंपनी थी। वह भारतीयों की शिक्षा पर छात्रों अधिक से अधिक वो जो धन खर्च नहीं करना चाहती थी। और वो जो है अगर इसके बारे में देखा जाए तो जो लॉर्ड मैकाले का जो निस्यंदन का सिद्धांत है छात्रों, जो ये छनाई का सिद्धांत छात्रों है, ये विशेषता या मुख्यतः उच्च वर्गों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। अगर देखा जाए तो जो लॉर्ड मैकाले का जो छनाई का मतलब छन छन के होता है। अगर जो है छनाई का मतलब देखिए, जिनको हम अंग्रेजी में फिल्टरेशन बोलते हैं छात्रों, फिल्टरेशन मतलब छन छन के। उनका भी कहने का मतलब जो लॉर्ड मैकाले का ये था कि हम जो प्रारंभ में जो शिक्षा देने कार्य करें उच्च वर्गों को ही दें। उच्च वर्गों को जो हम शिक्षा देंगे तो उसी के साथ साथ जो निम्न वर्गों में वही शिक्षा जब छन छन कर उनको मिलेगी या प्राप्त होगी, तो उसी सिद्धांत को इन्होंने बताया कि यही जो है छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले का, या इसी को एक नाम दिया गया है अधोमुखी का सिद्धांत कहा गया छात्रों, और एक नाम है और मैंने क्या बताया भी निस्यंदन के सिद्धांत के नाम से भी इसको छात्रों जानते हैं। कहने का मतलब जो लॉर्ड मैकाले की जो है जो निस्यंदन का सिद्धांत है, इसको अन्य भी कई नामों से इसको हम जानते हैं छात्रों। तो ये था छात्रों आज के लिए हमारा टॉपिक। तो जो मैं आज आप लोगों को बताया छात्रों, वो था स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी बताया। तो इसी जानकारी के साथ साथ ही मैं आप लोगों को प्रारंभ में बताया वैदिक शिक्षा, फिर बौद्ध शिक्षा के बारे में, बौद्ध मठों में जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता रहा है। फिर इसके बाद में आप लोगों को मुस्लिम युग के बारे में या मुस्लिम शिक्षा जो कि मकतबों में देने का कार्य किया जाता रहा है, तो इन सभी की जो है शिक्षाओं के बारे में बताया। फिर इसमें जो है नूरुल्लाह हैं एवं जो नायक थे, इन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा के जनक जो ग्रांट को माना है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उसके बाद फिर अब 1813 का हमारा आज्ञा पत्र था, फिर 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में बताया। फिर इसी के बाद प्राच्य एवं पश्चात जो है क्या शिक्षा संबंधी विवाद थे, किस कारण से विवाद का जन्म हुआ, इसके बारे में छात्र बताया। फिर हमारा लास्ट में आता है लॉर्ड जो मैकाले का विवरण पत्र आता है छात्रों। तो जो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, इनके जो है विवरण पत्र के गुण क्या थे, क्या इनके दोष थे, इन सभी के बारे में मैंने छात्रों आप सबके समक्ष सबके बारे में रूबरू कराया। तो ये था जो है हमारा आज का जो है टॉपिक छात्रों। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। 40 छात्रों, आज हम आप सब समक्ष 4th सेमेस्टर का जो विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं